प्रकृति को प्रभावित किया है, तो कभी प्रकृति ने मानव को प्रभावित किया है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो प्राचीन समय से लेकर अब तक की विभिन्न जो संकल्पनाएं सामने आई है, हम पाएंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम दो तीन विचारधाराओं की बात करेंगे। तो हमारे सामने जो विचारधाराएं आ रही है, तो उन विचारधाराओं में हम सबसे पहले जैसे कि बात करते हैं कि हमारे सामने हम निश्चयवाद की बात करते हैं कि सबसे पहले की जो विचारधारा है, प्राचीन समय में जब मानव और पर्यावरण के जो बीच के जो संबंध थे वो नियतिवादी या निश्चयवादी थे। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि इनके दोनों के बीच में यानी मानव तथा पर्यावरण के बीच जो विचारधारा आई, वो संभववाद की आई। अब ये क्या होता है ये हम आगे की डिटेल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आया निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं कि डिटरमिनिज्म क्या होता है, पॉसिबिलिज्म क्या होता है या नियो डिटरमिनिज्म क्या होता है, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे एक एक करके और अच्छी तरीके से समझेंगे कि वास्तव में ये कॉन्सेप्ट है क्या। क्या वास्तव में मानव और पर्यावरण के बीच में इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? किस प्रकार से इस संबंधों को निभाया जाता है? किस प्रकार से मानव प्रकृति को प्रभावित करता है या प्रकृति मानव को प्रभावित करती है? तो इसी श्रेणी में आज का जो हमारा अध्ययन रहेगा, वह रहेगा निश्चयवाद पर, डिटरमिनिज्म पर। अब डिटरमिनिज्म क्या होता है? तो इसको समझने से पहले हम इसके विभिन्न अर्थों को भी समझ लेते हैं कि इसके जो अन्य नाम हैं वो कौन-कौन से हैं। तो इसे हम नेचुरलिज्म भी कहते हैं, प्रकृतिवाद भी कहते हैं, इसको हम नियतिवाद भी कहते हैं। नियति यानी प्रकृति, इसे हम वातावरण निश्चयवाद, एनवायरनमेंट डिटरमिनिज्म भी कहते हैं, इसे हम पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं। तो इसके अलग-अलग नाम हैं, लेकिन अर्थ क्या है? निश्चयवाद, डिटरमिनिज्म। तो आप इंग्लिश में एक ही टर्म याद करें कि डिटरमिनिज्म क्या होता है। तो डिटरमिनिज्म के अलग-अलग अर्थ और अलग-अलग नाम अलग-अलग विद्वानों ने दिए हैं। इस विचारधारा की बात करें तो ये जो विचारधारा है कहाँ से जन्म लेती है? तो विचारधारा का जो जन्म होता है मुख्यतः जर्मनी के अंतर्गत होता है। जर्मनी के अंतर्गत सर्वप्रथम इस विचारधारा का जन्म हुआ, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर विश्व के अलग-अलग कोनों में इसे पहुँचाया गया और इस विचारधारा के अलग-अलग विचारक बढ़ते गए। तो प्रमुख विचारकों में अगर बात करें तो इसके जो प्रमुख विचारकों में हिप्पोक्रेटस, अरस्तू, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, अल-मसूदी, इब्न खाल्दून, इमानुअल कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रैटजेल, सैम्पूल, हंटिंगटन, मैकिंडर और टिलोस्मू, ये ऐसे विचारक थे। इन्होंने इस विचारधाराओं को समर्थन प्रदान किया कि वास्तव में निश्चयवाद क्या होता है। यहाँ पर अभी तक हमने ये शुरू नहीं किया है कि ये विचारधारा है क्या। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो ये इसके समर्थक है। इन समर्थकों ने अलग-अलग प्रकार की किताबों को लिखा है। इन किताबों में जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो किताबें इस प्रकार से। तो ये मॉडर्न सिंथेसिस 1978 में ये सबसे नवीनतम किताब के रूप में जानी जा सकती है। पी. हैगेट के द्वारा ये लिखित है। राजनीति, जो अरस्तू द्वारा लिखित है। एयर, वाटर एंड प्लेसेस, ये हिप्पोक्रेटस की पुस्तक है। कॉस्मोस, जिसे ब्रह्मांड का जो अध्ययन कहा जाता है, तो ये हम्बोल्ट के द्वारा लिखित है। इसी प्रकार से अर्धकुंडे रिटर द्वारा लिखी गई है। पारिस्थितिकी की जो पुस्तक है, जो अर्नेस्ट हकल के द्वारा लिखी गई। इस प्रकार से नृजातीय भूगोल, जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ये रैटडेल की पुस्तक है। सामाजिक भूगोल की बात करें तो डेमोलिंस की एक पुस्तक है, सभ्यता एवं जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये हंटिंगटन की पुस्तक है। 1927 में इसे लिखा गया था। इसके अलावा मैन एंड अर्थ जो किताब है, वो किरचॉफ के द्वारा लिखी गई। तो ये जो किताबें हैं, इन किताबों के माध्यम से इन विचारकों ने अपने विचार रखे और समर्थन प्रदान किया है नियतिवाद को। नियतिवाद क्या होता है, क्या विशेषताएं होती है, इसे हम अब जानेंगे। अब नियतिवाद क्या होता है, ये डिटरमिनिज्म क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। नियतिवाद की जो विचारधारा है वो कहती है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास है। प्रकृति का दास, जिस प्रकार से एक दास अपने मालिक की सेवा करता है, उसी प्रकार से मनुष्य को प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, उसके आदेशों की पालना करनी चाहिए। यानी मनुष्य केवल एक नौकर के समान है, वह प्रकृति का दास है जिसे प्रकृति के आदेशों की पालना करनी चाहिए, न कि प्रकृति को बदलने का प्रयास करना चाहिए। वह मोम का पुतला है। यानी मनुष्य मोम का पुतला किस प्रकार से, यानी प्रकृति जैसा चाहे वैसा मनुष्य को ढाल सकती है।
वह मनुष्य में आवश्यक बदलाव कर सकती है, उसकी वेशभूषा में बदलाव ला सकती है, उसकी त्वचा के रंग में बदलाव ला सकती है, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क की जो सोच है, उस सोच में भी बदलाव लाने का कार्य प्रकृति के बस में है। तो प्रकृति कंट्रोल करती है मानव को और मानव में आवश्यक सुधार वो ला सकते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है, वो मनुष्य को गौण स्थान पर रखती है तथा श्रेष्ठ स्थान पर प्रकृति या नियति को रखती है। आगे कहा जाता है कि प्रकृति ही मनुष्य के क्रियाकलाप को नियंत्रित करती है। प्रकृति जो है, वह पूर्ण रूप से मनुष्य के क्रियाकलाप को नियंत्रित करती है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य क्या खाएगा, क्या पिएगा, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ करेगा, ये सभी बातें किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। जैसे कि हम बात करते हैं कि रेगिस्तान की बात करते हैं कि हम रेगिस्तान के क्षेत्र में रहते हैं, तो रेगिस्तान के क्षेत्र में हम चाह कर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी खेती नहीं कर सकते हैं जो यहाँ पर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का अर्थ है कि यहाँ पर बारिश की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। तो इस प्रकार की स्थिति में अगर कहा जाता है कि चावल यहाँ पर पश्चिमी रेगिस्तान के क्षेत्र में बोए जाए तो संभव नहीं है। क्योंकि चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता रहती है और इतनी पानी यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में नहीं मिलेगा। तो प्रकृति किस प्रकार से मानव की क्रियाकलाप को नियंत्रित करती है, तो ये तय करने का कार्य प्रकृति पर निर्भर है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मनुष्य के क्या क्रियाकलाप रहेंगे, इसी प्रकार से घास क्षेत्रों में मनुष्य के क्या जो कार्य रहेंगे या विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की रहेगी। तो ये सब तय करने का कार्य प्रकृति पर रहता है। आगे कहा जाता है कि मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ये कुमारी सैंपल कही के द्वारा कहा जाता है कि कुमारी जो सैंपल है वो रेड जेल की शिष्य थी जिसे मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो उनके द्वारा कहा गया है कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी तल की उपज है। वह जिस प्रकार से पौध है जिसका जन्म है उसकी रगों में पृथ्वी बसी हुई है, वह उसी से उत्पन्न हुआ है। तो हर प्रकार से वो उसकी माता के समान है। तो प्रकृति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, मानव सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इनकी एक पुस्तक है भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव 1911 में, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट जो है, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। उसके अंदर उन्होंने इस वाक्य को कहा है कि पृथ्वी तल की उपज के रूप में मनुष्य होता है। फिर इस उदाहरण के तौर पर कहा गया है कि किस प्रकार से जो प्रकृति है मानव के क्रियाकलाप को तय करती है। तो यूरोप के जो ठंडे प्रदेशों को जो क्षेत्र होते हैं, लेकिन वे बहादुर होते हैं, किंतु अगर विचारों और तकनीकी कौशल की बात करें तो उनमें कमी होती है। यानी यूरोप के जो ठंडे क्षेत्र, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो ठंडे क्षेत्रों के निवासी, यहाँ यूरोप का उदाहरण न देकर हम सामान्य इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो लोग ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं वे बहादुर तो होते हैं लेकिन उसमें तकनीकी और विचार कौशल की कमी होती है। वहीं एशिया के लोगों की बात करते हैं तो वो विचार शक्ति में काफी कुशल होते हैं लेकिन उत्साही नहीं होते। ऐसी बात अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में कही है। यानी क्लाइमेट का जो प्रभाव है, वातावरण का जो प्रभाव है, पृथ्वी का जो प्रभाव है वो मानव पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी संबंध में नए विचार जिस प्रकार से उत्पन्न हुए, तो जीवों की उत्पत्ति और पर्यावरण में विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। यह बात ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक में बताई गई। तो 20वीं सदी तक ये काफी प्रभावी विचारधारा रही। उसके बाद इस विचारधारा का धीरे धीरे आलोचना होने लगी। प्रभाव की बात करें तो मानव पर जो वातावरण के प्रभाव किस प्रकार से रहते हैं, तो जो प्रकृति है उसकी शारीरिक संरचना को बदल सकती है। वो लंबा होगा या नाटा होगा, उसके पैर मजबूत मजबूत होंगे या हाथ मजबूत होंगे, आंखें किस प्रकार की होगी, त्वचा का रंग किस प्रकार का होगा, बाल किस प्रकार का होगा, ये सभी जो है तय करने का जो अधिकार है वो प्रकृति का है। इसी प्रकार से वो मानसिक रूप से किस प्रकार से विचारमान रहेगा, बुद्धिशाली रहेगा या तर्कहीन रहेगा, ये भी प्रकृति तय करती है। उसकी आर्थिक स्थिति, उसके आर्थिक क्रियाकलाप क्या होंगे, प्रकृति तय करती है। सांस्कृतिक हिस्सा, वो क्या पहनेगा, उसके लिए क्या खान पान की सामग्री रहेगी, किस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करेंगे, ये सभी चीजें किसके द्वारा तय होती है, ये प्रकृति द्वारा तय होती है। ऐसा डेटरमिनिज्म कहता है, प्रकृतिवाद कहता है। फिर हम बात करते हैं, इतना ही काफी नहीं था, इसकी आलोचना भी होती है।
कि किस प्रकार से मनुष्य को गौण बताया गया और प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो जैसे-जैसे विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा है, तो पर्यावरण को प्रभावित करने की जो क्षमता है मनुष्य ने हासिल कर ली। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वो पूर्ण रूप से मानव को प्रभावित करती है, क्योंकि मानव जो है अपनी बुद्धि और तर्कशीलता के आधार पर इसमें आवश्यक बदलाव करने की क्षमता रखता है। तो इसी आधार पर इसकी आलोचना की जाती है और आलोचना के अंतर्गत कहा जाता है कि ये अर्थहीन वाक्यांश है। यानी जो नियतिवाद की बात करते हैं कि नियतिवाद जो है अर्थहीन है, बिना मानव के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये OH के स्पेट द्वारा कहा गया है कि बिना मानव के हम प्रकृति की कैसे कल्पना कर सकते हैं, उसका क्या उपयोग, उसकी कोई महत्ता नहीं। तो मानव है तो इसका महत्व है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है कि बिना मानव के प्रकृति को हम सर्वश्रेष्ठ नहीं घोषित कर सकते, बिना मानव के प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात कही जाती है कि यह प्रकृति और मानव को अलग करता है। यह हॉटसॉन कहते हैं, सांस्कृतिक भूगोल वेता के रूप से हार्टसॉन अपनी पहचान रखते हैं। वो कहता है कि ये एक ऐसा विषय है जो प्रकृति और मानव दोनों को अलग कर रहा है, उसमें मतभेद ला रहा है। तो इस प्रकार से इन विषय को मान्यता नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध जो विद्वान है हीगल, वो कहता है कि मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बात मत करो। भौगोलिक नियतिवाद यानी प्राकृतिक नियतिवाद। वो कहता है कि जहां आज पहले यूनानी रहते थे वहां पर आज तुर्क रहते हैं। यानी मनुष्य ने अपना स्थान बदला है, अपने आप बदला है और अलग क्लाइमेट के क्षेत्रों में, जैसे कि हम तुर्कों की बात करें, मुगलों की बात करें, ईरानियों की बात करें, ये अलग अलग क्षेत्रों से आए। अंग्रेज हमारे भारत में आए तो क्या भारत की जलवायु और इंग्लैंड की जलवायु में फर्क नहीं था? काफी फर्क होते हुए भी उन्होंने भारत में सरवाइव किया, यानी अपने आप को वहां पर एडजस्ट किया, प्रकृति में कुछ बदलाव लाए। गर्मी को कम करने के लिए उसने पंखों का प्रयोग किया, ठंड से बचने के लिए उसने हीटर का प्रयोग किया। हर जगह पर वो फसल उगा दी जो वहां की जलवायु के आधार पर नहीं उगाई जा सकती थी। तो इस प्रकार से मनुष्य में बदलाव करने की क्षमताएं हैं, तो वो प्रकृति को बदलने की क्षमता रखता है। इसी आधार पर इस विचारधारा के धीरे धीरे आलोचना होती रही। तो इस प्रकार से जो सबसे प्रारंभ में जो विचार आया था वो आया था नियतिवाद का, यानी नियति को जैसा मंजूर है वैसा ही कार्य चलता है। तो धीरे धीरे ये विचारधारा समाप्त होती गई, नए विचार सामने आए और पहली जो विचारधारा है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा है आपको समझ में आई होगी। आगे नेक्स्ट जो रहेगी उसको हम अगली क्लास में निश्चयवाद, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संभववाद।